सर्जरी के अगले दिन से ही वॉकर से हम उन्हें खड़ा कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो चल नहीं पा रहा था, इसमें वॉकिंग वीडियो, और धीरे धीरे फर्स्ट सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ते में बाबूजी वॉकर से अपने लायक बाथरूम तक जाने लग पाए। दूसरी सर्जरी हमने 8 हफ्ते बाद की। फर्स्ट सर्जरी जनवरी में थी, फर्स्ट वीक में, सेकंड सर्जरी मार्च सेकंड वीक फर्स्ट वीक में थी, और सेकंड सर्जरी में दिस इज फाइनल जॉइंट। अगर आप देखें ये फाइनल सब है जो कि स्क्रू से फिक्स्ड है, और ये फाइनल वॉल बना के हमने डाल दी। इस अंदर बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया था, और इस सर्जरी के तुरंत बाद अगले दिन से वॉकर से चलाया गया। लगभग 3 से 4 से 6 हफ्ते के बीच में हम स्टिक पे आ जाते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज में आ जाता है। अगर हम स्पेसर की बात करें, इसमें क्या खास बात है, पहले तो 2 स्टेज में ये सर्जरी होना जरूरी है, अदरवाइज फेलियर रेट बहुत हाई है, 30 से 40% हाई है। अगर हम 2 स्टेज में करते हैं तो हमारा जो अपना फेलियर रेट है वो लेस देन 1% है। पिछले 5 सालों में हमने इस टेक्निक को परफेक्ट किया है, और मोर देन 100 पेशेंट्स इस तरह के हमने ऑपरेट किए हैं, जिसमें 2 स्टेज में इन्फेक्शन कंट्रोल करके चूल्हा डाला जा सकता है। दूसरी बात, कई पेशेंट्स में इस आर्टिकुलेटिंग स्पेसर नहीं डाल पाते, हमें नॉन आर्टिकुलेटिंग स्पेसर डालना पड़ता है। उस केस में भी इन्फेक्शन कंट्रोल 100% हो जाता है, और दोबारा से नया चूल्हा डल सकता है। सर्जरी के लगभग 4 महीने, मार्च में सर्जरी हुई थी, आज अगस्त 15 है, लगभग 5 महीने बाद बाबूजी ने बताया जैसे कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर वो अपने आप चल लेते हैं। स्टिक रखते हैं अपने पास जस्ट इसलिए कि कोई इधर उधर गिरने से या कोई झटका लगने से कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो। अदरवाइज अगर हम इनकी फंक्शनल रिकवरी की बात करें तो चलते हुए दूर से देखने से हम ये भी नहीं जज कर पाएंगे कि राइट साइड का ऑपरेशन है कि लेफ्ट साइड का ऑपरेशन है। सो भगवान की कृपा से, पेशेंट की मोटिवेशन से और मेटिकुलस सर्जरी के कारण एक अच्छा रिजल्ट हम इस तरह के पेशेंट्स को दे पाते हैं। अगर हम एक और पेशेंट की बात करें, ये पेशेंट हमारे साथ नहीं है, इन्फेक्शन जो है वो पहले से जो जोड़ डला हुआ है उसमें भी हो सकता है। जैसे बाबूजी में तो अपना जोड़ था, उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण डैमेज हुआ। ये बाबूजी थे 64 साल के रिटायर्ड टीचर, इनका पहले जोड़ डला था 10 साल पहले कहीं मुरादाबाद में, तो 5 साल पहले उनको इन्फेक्शन हो गया। अब आप देखें इन्फेक्शन के कारण ये सारी हड्डी गल गई और ये चूल्हा बाहर निकल आया। ऐसे पेशेंट्स में भी 2 स्टेज सर्जरी जरूरी होती है। पहली स्टेज में सारा जो चूल्हा है जो निकल चुका है, खराब हो गया, वो निकालना पड़ता है। अंदर से गली हुई हड्डी जो है वो पूरी खुरच के उसको ब्लीडिंग बोन तक हम कहते हैं। हड्डी में जब तक ब्लड ना आ जाए, ताकि वो लिविंग है, ब्लीडिंग बोन इज लिविंग बोन, जिस हड्डी में ब्लड नहीं आ रहा वो लिविंग नहीं, तो डेड बोन सारी निकाल के ऐसे एक ये बॉल बना के हमने डाली जो कि सीमेंट स्पेसर का काम करती है, और एक ऐसे एक लंबी रॉड पे हमने ये सीमेंट लगाया ताकि अंदर, ये नॉन आर्टिकुलेटिंग स्पेसर है। नॉन आर्टिकुलेटिंग स्पेसर मतलब इसमें हिप जॉइंट हमने आर्टिफिशियल प्लेट नहीं किया, एक अलग से कटोरी में स्पेसर डाला, एक बाहर स्पेसर डाला, क्योंकि इनकी हड्डी का डैमेज बहुत ज्यादा था। सेम पेशेंट, इसमें भी 6 से 8 हफ्ते में जैसे जैसे इन्फेक्शन के पैरामीटर्स कम होते हैं हम ब्लड टेस्ट से जज करते हैं, सीआरपी और ईएसआर से, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो 6 हफ्ते बाद हम दूसरा स्टेज कर सकते हैं। इन बाबूजी का भी दूसरा स्टेज किया गया। ये अगर आप देखें एक नई कटोरी डली, क्योंकि इनकी ये हड्डी पूरी यहाँ से गली हुई थी, यहाँ हड्डी है ही नहीं, तो इनके में जो ये डंडी डालनी पड़ी, हमें बहुत लंबी डालनी पड़ी ताकि वो नीचे अच्छी बोन में सपोर्ट ले सके। ये बाबूजी हैं, जस्ट होप कि ये वीडियो चल जाए। कहाँ है? जो पेशेंट पिछले 5 साल से रिश्ते हुए जख्म के साथ बेड रिडन था, वो 6 महीने के अंदर अंदर बिना किसी सपोर्ट के चल पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हिप जॉइंट जो सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, बहुत कामयाब सर्जरी है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लिटरेचर के हिसाब से हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को बाईपास से भी ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में रखा गया है। किंतु उसके सक्सेसफुल होने के लिए 2-3 चीजें बहुत आवश्यक है। पहले, वो सर्जरी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। दूसरा, एक प्रॉपर टेक्निक और स्किल के साथ की जाए ताकि रिजल्ट्स खूब देर तक मिल सके।
हिप जॉइंट सर्जरी या फॉर दैट मैटर किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का अर्थ ये नहीं है कि वो हो गई और चल पाए। जब तक वो सर्जरी हमारी 10, 20, 30 साल कामयाब नहीं रहती तब तक उसका कोई फायदा नहीं। और इन्फेक्शन सबसे बड़ा खतरा होता है इन सर्जरीज के नाकामयाब होने में। थैंक यू। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। इस प्रकार के ऑपरेशन में इतना खर्चा सर, अगर हम इन्फेक्शन के कारण जो 2 स्टेज सर्जरी है, जैसे बाबूजी वाली जो सर्जरी है, बाबूजी का तो फॉर्चुनेटली इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड था, बट अगर हम किसी पेशेंट का कैश के हिसाब से करेंगे, उसने अपनी जेब से खर्च करना है, तो पहली स्टेज सर्जरी में लगभग 1.25 लाख का खर्चा आता है अस्पताल का। उसके बाद घर में भी उसको एंटीबायोटिक्स जो चलती हैं उसमें भी 30-40 हज़ार का उसका खर्चा आ जाता है। और सेकेंड स्टेज सर्जरी में जो हॉस्पिटल का अपना खर्चा है वो 1.5 से 1.60 के बीच में आता है, पर चूल्हे का कॉस्ट अलग होता है। चूल्हा कौन सा डलेगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और अंदर हड्डी कितनी गली हुई है। अगर तो हड्डी बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है और स्टैंडर्ड हम अच्छा चूल्हा सिरेमिक ऑन पॉली अडल्ट यंग पेशेंट में अनसीमेंटेड डालते हैं तो वो चूल्हा लगभग 1.25 लाख का आता है। बट अगर बहुत ज़्यादा गली हुई, जैसे कि दूसरे केस में लंबी डंडी वाला था, तो उस केस में सब्सिक्वेंटली कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि इम्प्लांट कॉस्टली होता है। ऐसी सिनेरियोज में इम्प्लांट की चॉइस और एंटीबायोटिक की चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्जरी होने के बाद पेशेंट जो है ना उगड़ू भी बैठ सकते हैं। आजकल चूल्हे आ गए हैं जी जो उगड़ू बैठना अलाउ करते हैं, पर कहने का उसके बावजूद भी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम पेशेंट को कहते हैं कि 1 साल तक तो डेफिनेटली नहीं बैठना, बट उसके बाद भी अगर ना बैठे तो बेटर है। उसका कारण ये है कि जो हम आर्टिफिशियल चूल्हा डालते हैं उसका भी अपना घिसने का डर रहता है, तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए ताकि वो घिस के दोबारा से फेल ना हो तो उगड़ू बैठना हम अवॉइड करवाते हैं, बट कहीं ज़रूरत पड़े तो बैठ सकते हैं। बट रोज़ इसलिए कि नहीं इसमें बैठना ही बैठना उसको हम मना करते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके घिसने के कारण। एक्सीडेंट से जो चूल्हा टूट जाता है उसकी कॉस्ट भी इतनी आएगी जितनी इफेक्ट से मर एक्सीडेंट से जो चूल्हा टूटता है उसमें हमें सिर्फ उस टूटे हुए चूल्हे की जगह नया चूल्हा डालना है, उसमें बोन लॉस कोई नहीं होता है, तो उसमें प्राइमरी चूल्हा 1 स्टेज में डल जाता है, तो उसकी लगभग कॉस्ट अगर हम एक स्टैंडर्ड चूल्हा अच्छा अनसीमेंटेड चूल्हा लगभग 1.25 लाख का आता है। वैसे तो इम्पोर्टेड चूल्हे 50-60 हज़ार से भी शुरू हो जाते हैं, बट वो सीमेंटेड होते हैं। सीमेंटेड चूल्हा ओल्ड एज में ज़्यादा कामयाब है, 70 साल के बाद। यंग पेशेंट में अनसीमेंटेड चूल्हा कामयाब है, तो अनसीमेंटेड चूल्हा लगभग 1.25 लाख के आसपास शुरू होता है और कॉस्ट ऑफ सर्जरी वही 1.5 के आसपास रहती है, तो 2.25-3 के बीच में फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल में हो जाता है। अगर हम यही कॉस्ट मैं पहले 32 में प्रोफेसर था, 32 मेडिकल कॉलेज में, तो ये सिमिलर कॉस्ट सरकारी में लगभग 2.25 और 2 के बीच में पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पेशेंट को चूल्हा अपने आप से लाना पड़ता था, दवाइयाँ भी लानी पड़ती थी, सिर्फ कॉस्ट का थोड़ा फर्क था। जी, अनसीमेंटेड चूल्हा किस चीज़ का बना होता है? चूल्हा जो अनसीमेंटेड है उसमें जो ये डंडी है, अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। ये जो कटोरी है ये टाइटेनियम की है, जो ये स्टेम है ये भी टाइटेनियम का बना होता है, जो ये बॉल है ये सिरेमिक या मेटल की होती है, और जो ये स्क्रूज है ये भी टाइटेनियम की। हेलो, गाड़ी नंबर 2 किसी की बाहर खड़ी है और उसमें सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, प्लीज। गाड़ी नंबर कटोरी के अंदर एक प्लास्टिक होता है जो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन से बनता है, तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। कटोरी, उसके अंदर का प्लास्टिक, स्टेम, उसके ऊपर की बॉल और स्क्रूज। कुछ पेशेंट्स में जिनमें बोन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसमें कई बार इतने अच्छे से कटोरी फिट आती है कि स्क्रूज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यंग पेशेंट्स में खासकर।
मूल कारण क्या लगते हैं कि अभी इसकी जरूरत है? चूल्हा रिप्लेसमेंट, अगर हम लिटरेचर की बात करें और मैं अगर अपने अनुभव को भी उसमें ऐड कर दूं तो 3 मेजर कारण हैं जिसके कारण हमारे चूल्हे खराब होते हैं। नंबर 1 कारण जो है यंग एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में और एल्डरली पेशेंट में अलग अलग कारण होते हैं। हम एक एज का कट ऑफ लेते हैं, लेट्स से 60 इयर्स, 60 साल का कट ऑफ लेते हैं। 60 साल से कम एज में चूल्हा खराब होने के 3 मेजर कारण हैं। नंबर 1 एवास्कुलर निक्रोसिस। एवास्कुलर निक्रोसिस का मतलब है जो ये बॉल है, हाँ, ये इन्फेक्शन का काम हम इधर चलते हैं। अगर हम बात करें, ये नॉर्मल चूल्हा है, तो इस चूल्हे में अगर कटोरी डैमेज हो या हेड डैमेज हो तो हमें चूल्हा रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एवास्कुलर निक्रोसिस एक स्थिति होती है जिसमें इस बॉल की अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। इस बॉल की जो ब्लड सप्लाई है बहुत ही क्रिटिकल होती है और कई पेशेंट्स में अपने आप ही अंदर वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। जब ये ब्लड सप्लाई खत्म होती है तो ये हड्डी अपने आप ही डेड होके एब्जॉर्ब होने लगती है और कुछ इस तरह की पिक्चर बनने लगती है बिना इन्फेक्शन के। उसको हम एवियन बोलते हैं, एवास्कुलर निक्रोसिस। 90% में एवास्कुलर निक्रोसिस का जो कारण है वो देसी दवाएं, स्टेरॉइड लेना या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीना, इसमें देखा जाता है। और अडल्ट मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। अडल्ट फीमेल्स में एवास्कुलर निक्रोसिस प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा कॉमन है। एवास्कुलर निक्रोसिस चोट लगने के कारण भी हो सकता है। ये कारण नंबर 1 है। कारण नंबर 2 है गठिया। बच्चों में भी आजकल गठिया देखा जा सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे छोटी उम्र में जो चूल्हा बदला है वो है 16 साल का एक लड़का, जो दोनों चूल्हों के कारण बेड रिडन था। तो गठिया सेकेंड कारण है। तीसरा, चूल्हे का कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जाना जो कि जोड़ा ना जा सके या जोड़ने के बाद उस चूल्हे का आर्थराइटिस हो जाना, ये तीसरा कारण है। अब अगर हम, और इन्फेक्शन जो है वो यंग पेशेंट हो चाहे एल्डरली हो, उसमें सेम लेवल पे रहता है। तो ये 4 मेजर कारण है। एल्डरली पेशेंट्स में जो मेन कारण है, नंबर 1 इज आर्थराइटिस। एज के साथ जैसे गोटा गिरता है वैसे चूल्हा भी गिर सकता है। सेकेंड इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, हिप का फ्रैक्चर हो जाना, आपने सुना होगा कि फिसल गए हैं बाथरूम में और फ्रैक्चर हो गया, वो सेकेंड मोस्ट कारण। थर्ड, इन्फेक्शन तो है ही है। जो मैंने लिखा था पायोजेनिक और ट्यूबरकुलर, वो इन्फेक्शन के 2 प्रकार होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है जैसे जो कीटाणु हमारी फोड़े फुंसियाँ करता है, आपने नाम सुना होगा स्टैफ ऑरियस करके, वो फोड़े फुंसियाँ जो करता है उसको हम पायोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और टीबी के बारे में तो हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अलग होता है। जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ज़्यादा कॉमन है जोड़ों को खराब करने के लिए, पर वो धीरे धीरे खराब करता है। उसको कम से कम भी 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो जिस भी पेशेंट में हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं, हम उसमें हमेशा टीबी का टेस्ट जरूर करवाते हैं कि ये टीबी तो नहीं है, क्योंकि अगर टीबी निकल के आती है तो जोड़ बदलने के साथ साथ टीबी की दवाई भी काफ़ी लंबे समय तक चलानी पड़ती है। और दूसरा कारण जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है, उस केस में लोकल एंटीबायोटिक से वो एक बार क्लियर हो जाता है तो लंबे समय तक उसके बाद दवाई नहीं चलानी पड़ती। कोई और मतलब क्या इसके लिए खान-पान और लाइफस्टाइल, ये दोनों चीज़ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? खान-पान और लाइफस्टाइल तो हर चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं जी। जैसे मैंने डिस्कस, हाँ जी। अब अगर हम डिस्कस करें, एवियन की हमने बात की, तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो खान-पान में अल्कोहल की ज़्यादती होना एवियन का रिस्क बढ़ाता है। अगर हम एल्डरली पेशेंट की बात करें तो खान-पान का सीधा सीधा रोल जो है हड्डियों की स्ट्रेंथ से होता है। अगर हम अपनी बोन्स की बात करें तो हमारी बोन्स को हमें एक बैंक की तरह देखना चाहिए। ये नेचर ने बनाया है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है 35 साल तक जुड़ेगा।
हम जो मर्जी कर लें, हमारी बॉडी में कैल्शियम 35 साल तक हड्डियों में जुड़ता है। 35 के बाद हम जो मर्जी कर लें, खाते से हमें कैल्शियम निकालना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा बैंक का खाता होगा, उतना खाते से ज़्यादा निकालने के बाद ही वो एक क्रिटिकल लेवल पे आएगा। तो अगर हमारा खान पान ठीक है, हमारी रहना सहना ठीक है, तो हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं। बोन स्ट्रांग होती है तो ओल्ड एज में जाके हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने जैसे कि डिस्कस किया, 60 साल की उम्र के बाद हिप फ्रैक्चर सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है हिप सर्जरी का और हिप रिप्लेसमेंट का। तो अगर हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं तो हम एक मेजर कॉज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आज मैं बात करूं तो आज मेरे को जाके 3 एल्डरली बुजुर्ग माताओं का हिप रिप्लेस करना है, जो कि सिर्फ बाथरूम में चलते चलते फिसले बिकॉज वीक बोन्स के कारण। तो अगर हम खान पान और रहन सहन के साथ अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें फर्क पड़ता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों का कमजोर होना, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका अपने आप कोई सिम्टम नहीं होता, बट वो अंदर ही अंदर हमें खुरदरा कर रही है। 35 साल तक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो बोन्स की अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करता जाए, मतलब उसका बोन बैंक बनता जाए, और बोन फिर धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाती है, डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बड़ा ही विडंबना है, हिंदुस्तान में सूर्य की कोई कमी नहीं है, पर सूरज से जो विटामिन डी बनता है वो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। एक तो बाहर रहना पड़ेगा, घर में बैठे तो सूरज से विटामिन डी बनेगा नहीं, और 10 से 12 के बीच में एक्सपोज करके उंगलियों से नीचे और घुटनों से नीचे और पीठ में इस एरिया का स्किन अगर एक्सपोज रहे तो विटामिन डी बेटर। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एक ICMR का प्रोजेक्ट रन किया था प्रोफेशनल अपना मेडिकल कॉलेज में। वहाँ जो लेबर क्लास था, जो कि इस समय के दौरान शर्ट उतार के मजदूरी करता है, उसका विटामिन डी नॉर्मल पाया जाता था उस बनस्पत के हम जैसे लोगों के जो अपने घर में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो कि खान पान आप समझ सकते हैं कि उसका कितना अच्छा होगा। और हम लोगों का उसके अलावा विटामिन डी अगर कम है तो आजकल विटामिन डी की गोलियां आती हैं जो हम रेगुलर सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिमिलरली कैल्शियम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में अलग अलग होता है। तो अगर हम हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, वो लगभग 1 से 1.5 ग्राम होती है। और कितना भी अच्छा हम डाइट ले लें, अगर हम दूध की नदी में भी बैठ जाएं और सारा दिन दूध पीते रहें तो हमारी बॉडी 500-700 मिलीग्राम से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें और 200 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 500 मिलीग्राम का जो डेफिशिएंसी है वो रहती है। तो कैल्शियम को सप्लीमेंट बाहर से करना एक तरह का डाइटरी सप्लीमेंट है। उसके अलावा बोन हेल्थ जो है विटामिन डी कैल्शियम के अलावा हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों चीजें सबसे बड़ा फैक्टर है बोन्स को वीक करने का। इनको अवॉइड करना और किसी तरह की एरोबिक एक्टिविटी, किसी तरह की तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें इस समय स्टीक बात सीधी बात पर संदीप गुप्ता जी को आप सुन रहे हैं। जी हाँ, स्टीक बात सीधी बात पर संदीप गुप्ता जी का सीधा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हड्डी विशेष योग मजबूत होती है और ये थ्रू आउट लाइफ ट्रू है। तो बचपन से ही इस तरह की लाइफस्टाइल यहाँ पर सीधी तस्वीरें इनकलकेट होंगी तो बोन स्ट्रांग होंगे। कॉकेशियंस मतलब यूरोपियंस और अमेरिकन्स की हड्डियां इनहेरेंटली हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल आउटडोर है। हड्डियों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं फोर्टिस संदीप गुप्ता जी। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ पर ये फोटो सैफ्रॉन में हड्डी विशेष रोग के यहाँ पर डॉक्टर संदीप गुप्ता जी जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाने वाली प्रेग्नेंट मूल्य की हड्डी को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं। बने रहिए स्टीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ।